आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि कई बार काफ़ी लोगों में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद होता है और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे लोगों का कॉल आता है कि जो मेरे पहले बाल थे वो भी अभी गिरना शुरू हो गया ट्रांसप्लांट के बाद, और ऐसे मेरे को लगता है कि ट्रांसप्लांट से पहले जो वॉल्यूम था वो पहले जैसे नहीं है, अभी वो कम हो गया। ये क्यों ऐसे होता है? इसका एक इम्पोर्टेंट इवेंट है जिसको हम बोलते हैं शॉक लॉस। आइए हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं शॉक लॉस क्या होता है, उसका कारण क्या है और कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। शॉक लॉस एक इवेंट होता है जिसमें क्या होता है, आपके जो नॉन ट्रांसप्लांटेड हेयर, जो एग्जिस्टिंग हेयर है, ज़्यादातर जो रिसिपिएंट एरिया में होता है वो ट्रांजिएंटली पतले हो जाते हैं या फिर वो झड़ जाते हैं, जिसको हम शॉक लॉस बोलते हैं। शॉक लॉस को जानने के लिए उससे पहले हम एक डिस्कस करते हैं ब्रीफली जो हमारे हेयर साइकिल होता है उसमें 3 स्टेज है। एक होता है एक्टिव ग्रोथ फेज जिसको हम एनाजन बोलते हैं, देन कम द कैटाजन जिसको हम ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, देन फाइनली टीलोजन और शेडिंग फेज है। किसी भी तरह का इंसल्ट या फिर ट्रॉमा, इधर फिजिकल ट्रॉमा, मैकेनिकल ट्रॉमा या फिर कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से क्या होता है, हमारे जो हेयर है वो ट्रांजिएंटली उनकी ग्रोथ रुक जाती है और आगे जाके वो फिर वो शेड हो जाते हैं। इसको मेडिकल टर्म में हम टीलोजन बोलते हैं। इसी तरह का हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो भी एक टाइप ऑफ इंसल्ट है जो हमारी जो स्कैल्प है। ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट जब हम इंसिजन देते हैं टू प्लेस द ग्राफ्ट, जब हम ग्राफ्ट को प्लेस करते हैं, जब हम एनेस्थीसिया इंजेक्शन देते हैं, ये सब प्रोसेस की वजह से जो एग्जिस्टिंग हेयर है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंजरी या फिर ट्रॉमा होता है। इसकी वजह से ट्रांसप्लांट के बाद कुछ लोगों में जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो भी गिरना शुरू होता है, जिसको हम शॉक लॉस बोलते हैं। शॉक लॉस ज़्यादातर इन लोगों में होता है जिनकी जो रिसिपिएंट एरिया है वहाँ पे एग्जिस्टिंग हेयर की अमाउंट ज़्यादा होता है, या फिर ऑलरेडी आपको हेयर फॉल की इशू है, जो आपकी एग्जिस्टिंग हेयर है वो भी कमज़ोर हैं, वो भी पतले हैं। दूसरा कंडीशन होता है जब हम हेयर ट्रांसप्लांट नॉन ट्रिम मेथड या फिर एग्जिस्टिंग हेयर के अंदर करते हैं, स्पेशली जो फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। कभी कभी कुछ लोग के हम बिना ट्रिमिंग विद इन हेयर जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उस तरह का कंडीशन में ये शॉक लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपकी जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो भी गिरना शुरू हुआ है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ये शॉक लॉस एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था, ये कुछ हफ्तों के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसके अर्ली रिकवरी के लिए कुछ चीज़ें होती है, जैसे डाइट, आपकी जो न्यूट्रिशन है वो उसमें प्रोटीन इनटेक को बढ़ा दीजिए, टेक गुड क्वालिटी डाइट, हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर भी पतले हैं, आपको हेयर फॉल का भी इशू है, यू कैन कंसिडर टेकिंग फिनास्ट्राइड, जिसमें जो आपकी जो शॉक लॉस है उसमें भी जल्दी रिकवरी हो जाता है। मिनोक्सिडिल सोल्यूशन जो कि एक वैसोडाइलेटर है जिसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वो भी काफ़ी हद तक जो आपकी शॉक लॉस को रिकवरी करने में हेल्प करता है। हमारी जो टेक्निक है उसमें हम रूटीनली पीआरपी इंजेक्शन, जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी बोलते हैं, वो भी हम ट्रांसप्लांट से पहले इंजेक्ट करते हैं। तो हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि जो पोस्ट ट्रांसप्लांट शॉक लॉस है, पीआरपी इंजेक्शन की वजह से भी काफ़ी हद तक उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ऐसे जो शॉक लॉस ज़्यादातर रिसिपिएंट एरिया में होता है, बट कभी कभार ये आपकी जो डोनर एरिया है जहाँ से हम ग्राफ्ट निकालते हैं वहाँ भी शॉक लॉस होने का चांसेस है, बट ये ज़्यादातर उस कंडीशन में होता है जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट के द्वारा किया नहीं जाता है, अगर कोई टेक्नीशियन की वजह किया जाता है। ग्राफ्ट निकालने के टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा एड्रेनालिन यूज़ किया गया है या फिर अगर हम बहुत बड़ा पंच यूज़ किया है, एक ही जगह से बहुत सारे ग्राफ्ट निकाल दिया, तो उसकी वजह से वैस्कुलर डैमेज होने की वजह से डोनर एरिया में भी शॉक लॉस हो सकता है, बट ये इतना कॉमन नहीं है। एंड डोनर एरिया का जो शॉक लॉस है ये ज़्यादातर रिवर्सिबल होता है, बट कभी कभी ऐसे होता है अगर बहुत ज़्यादा वैस्कुलर डैमेज हुआ है तो उसकी वजह से भी आपकी जो शॉक लॉस है वो भी एक परमानेंट हो सकता है। तो इन समरी शॉक लॉस एक नॉर्मल इवेंट है, उसको लेके आपको परेशानी नहीं होना है। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग है वो भी ज़्यादा गिर रहा है, तो जो भी सजेशंस मैंने अभी डिस्कस किया उसको आपको फॉलो करना है। आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं उनके साथ आप कंसल्ट कीजिए, उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, इवेंचुअली ये भी ठीक हो जाएगा और आपकी जो एग्जिस्टिंग जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है उनका भी जो शेडिंग होता है वो भी विथ टाइम रिग्रोथ आ जाता है। तो एट द एंड ऑफ 3-4 मंथ्स पोस्ट सर्जरी आपके जितने भी ट्रांसप्लांटेड हेयर है प्लस आपके एग्जिस्टिंग हेयर है वो भी ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।